187 बीएनएसएस जो 167 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, इसका जो मेन क्रक्स है, शुरुआत होती है वो यहां से होती है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी एक्यूज को किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करता है और उसकी फर्दर डिटेंशन वो चाहता है कि कस्टडी में रहे, तो उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ऐसे एक्यूज को विद केस डायरी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये ब्रीफ है। तो 187 बीएनएसएस को पढ़ते पढ़ते आपने देखा कि हर सब सेक्शन में एक वर्ड मैजिस्ट्रेट यूज हुआ है। तो इस मैजिस्ट्रेट में कौन कौन से मैजिस्ट्रेट शामिल होंगे, इस बात को समझने के लिए आज की वीडियो रहेगी, क्योंकि कई जगह डाउट आएगा, कई जगह ऐसी सिचुएशन बनेंगी कि ये मैजिस्ट्रेट साहब ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक तरफ से दिखा देता हूं कि कहां पे क्या क्या लिखा गया है। इस वर्ड को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये वर्ड मैजिस्ट्रेट वर्ड जब भी आपको कहीं भी मिले, मैं कहता हूं नॉट ओनली सीआरपीसी में मिले, बीएनएसएस में मिले या किसी और लॉ में भी कहीं भी लिखा, जब भी आपको मैजिस्ट्रेट वर्ड मिले तो उसको पढ़ने का तरीका मैं आज बता देता हूं। अगर आपने आज सीख लिया तो बहुत सारी मिस्टेक्स करने से आप बच जाओगे। देखिए, मजिस्ट्रेट जब भी आप पढ़ें, ध्यान देना कि क्या इसको क्वालिफाई किया गया है। इसको क्वालिफिकेशन के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं और वो जो वर्ड्स यूज किए गए उनसे मीनिंग एग्जैक्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वालिफिकेशन का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे मैजिस्ट्रेट के साथ में जिनसे पता चल जाएगा आपको कि इस मैजिस्ट्रेट का मतलब ये वाला मैजिस्ट्रेट होगा। तो दो तरीके से लिखा गया होगा किसी भी लॉ में, इंक्लूडिंग बीएनएसएस और सीआरपीसी, दूसरे लॉज में भी, कि या तो मैजिस्ट्रेट को क्वालिफाई कर दिया होगा या मैजिस्ट्रेट को क्वालिफाई नहीं किया होगा, या फिर मैजिस्ट्रेट के साथ में जो वर्ड्स यूज हो रहे होंगे उनसे एम्बिग्यूटी निकल रही होगी कि यहां पर ये वाला मैजिस्ट्रेट है या नहीं। 187 बीएनएसएस की सबसेक्शन 1 की बात करूं तो वहां तो केवल नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है। और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो कोई सा भी मैजिस्ट्रेट हो सकता है। कैसा मैजिस्ट्रेट हो सकता है, सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आप उसको देख लें। वो मैजिस्ट्रेट हो सकता है, सबसेक्शन 2 में लिखा है, द मैजिस्ट्रेट वेदर ही हैज और हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। इट मींस ये जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है, जो सबसेक्शन 1 में लिखा गया और सबसेक्शन 2 में लिखा गया, ये ऐसा मैजिस्ट्रेट है, चाहे इस मैजिस्ट्रेट का इस केस को मतलब जिस केस में पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज को अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिस केस की डायरीज मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करी, उस केस को या तो ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन इस मैजिस्ट्रेट के पास है या वो जुरिस्डिक्शन इसके पास नहीं है, तो भी इस मैजिस्ट्रेट में दोनों मैजिस्ट्रेट शामिल होंगे। सबसेक्शन 2 ने तो क्लियर कर दिया कि जो मैजिस्ट्रेट सबसेक्शन 2 में लिखे हैं उसको वेल एक्सप्लेन्ड किया गया है, वेल क्वालिफाइड किया गया है कि वो मैजिस्ट्रेट या तो उनका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, उनको एक्सप्लेन कर दिया। और साथ में देखिए एक कैटेगरी और बनाई है कि वो क्या कर सकते हैं, तो वहां भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर सबसेक्शन 2 में ही, मैं पूरी सबसेक्शन 2 नहीं पढ़ा रहा हूं, रिलेटेड पोर्शन आपको बताऊंगा, और लिखा एंड इफ ही, ये ही वर्ड यूज हुआ मैजिस्ट्रेट के लिए, इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और टू कमिट इट फॉर ट्रायल। तो यहां पर भी एक्सप्लेन कर दिया इस ही को कि यहां पर केवल और केवल वो मैजिस्ट्रेट है ये ही जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस ही में वो शामिल नहीं है जो इस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन रखता है या कमिट करने का जुरिस्डिक्शन रखता है, वो मैजिस्ट्रेट इस ही में शामिल नहीं है। लेकिन ऊपर वाले मैजिस्ट्रेट में दोनों मैजिस्ट्रेट शामिल थे। सबसेक्शन 2 में मैं आपको बता दूं कि क्या ड्यूटी थी मैजिस्ट्रेट की इन दोनों में से, चाहे मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, कि वो जो उनके सामने एक्यूज प्रोड्यूस किया गया है उसको किसी भी कस्टडी में भेज सकते हैं
बट मैक्सिमम 15 डेज के लिए भेज सकते हैं, चाहे वो पार्ट पार्ट में भेजें चाहे एक साथ भेजें, लेकिन मैक्सिमम किसी भी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में या जो भी कस्टडी में भेजें, टोटल मिलाकर 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं भेज सकते। लेकिन जब 15 दिन से बियॉन्ड जाकर अगर कस्टडी ऑथराइज करनी होगी तो सबसेक्शन 3 यूज करनी है, और उस सबसेक्शन 3 में वर्ड यूज कर दिए द मैजिस्ट्रेट। द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। अब यहां पर यह मैजिस्ट्रेट को क्वालिफाई नहीं किया गया है, तो क्वेश्चन उठेगा यहां पर, क्या इस मैजिस्ट्रेट में दोनों मैजिस्ट्रेट शामिल हैं जिनके पास इस केस को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन है वो भी, या जिनके पास इस केस को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वो भी? क्या इस मैजिस्ट्रेट वर्ड में दोनों मैजिस्ट्रेट शामिल हैं? और जो भी आंसर आएगा वो इफेक्ट करेगा सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस को। अगर मान लेते हैं इसका आंसर आया कि यस इसमें दोनों मैजिस्ट्रेट शामिल हैं, तो क्वेश्चन ये आएगा कि पहले 15 दिन की कस्टडी तो कोई भी मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं दोनों में से, तो क्या बियॉन्ड 15 डेज की जो कस्टडी दे सकते हैं वो भी दोनों मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं जिनका ज्यूरिडिक्शन है या जिनका ज्यूरिडिक्शन नहीं है? अगर इसका आंसर आता है यस इसमें दोनों हैं, तो फिर बियॉन्ड 15 डेज की कस्टडी भी दोनों मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अब आप प्रैक्टिकल में सोचो कि एक कोई केरल का रहने वाला पुलिस ऑफिसर है, दिल्ली पुलिस में जॉब करता है, दिल्ली पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, एक्यूज अरेस्ट होना था केरला से, उस पुलिस ऑफिसर ने केरला में जाकर उस एक्यूज को अरेस्ट कर लिया और बीइंग नियरेस्ट मजिस्ट्रेट केरला के ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया और 15 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया। तो वही इन्वेस्टिगेशन करी 15 दिन। अब जैसे ही ये 15 दिन का पुलिस रिमांड पूरा हुआ, 16वें दिन उन्हीं मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दिया, जबकि उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस केस को ट्राई करने का। तो पहले 15 दिन के लिए तो उनको पावर थी, सबसेक्शन 2 में उन्होंने रिमांड दे दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि अब 16वें दिन जब पेश किया और वो कहता है कि अब इसको आप 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दो, अब मुझे पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए, तो क्या इन मजिस्ट्रेट साहब के पास वो पावर है कि बियॉन्ड पहले 15 डेज फिर और आगे उसकी कस्टडी एक्सटेंड कर सकें? अगर जवाब आता है कि इस मैजिस्ट्रेट में दोनों मैजिस्ट्रेट शामिल हैं, फिर तो भाई वो कर सकते हैं। और अगर इस जवाब आता है कि इस मैजिस्ट्रेट में केवल ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट है, नॉन ज्यूरिसडिक्शनल नहीं है, तो फिर वो 15 दिन के बाद की कस्टडी ऑथराइज नहीं कर सकते। का जवाब मैं अभी आपको दूंगा। अगली सबसेक्शन देखिए क्या कहती है। सबसेक्शन 4 में लिखा गया नो मैजिस्ट्रेट। देखिए सबसेक्शन 2 में बताया कि आप ऑथराइज कर सकते हो कस्टडी, सबसेक्शन 3 में बताया कि आप उस कस्टडी को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, बट सबसेक्शन 4 में बताया कि कोई मैजिस्ट्रेट डिटेंशन ऑथराइज नहीं करेगा। नो मैजिस्ट्रेट, तो क्या इस नो मैजिस्ट्रेट में भी सारे मैजिस्ट्रेट्स को मना किया गया है या किसी और मैजिस्ट्रेट को मना किया गया है? इसको भी हम देखेंगे अभी। अगली क्लॉज 5 देख लो आप, उसमें बोला नो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो नो मैजिस्ट्रेट के साथ साथ यहां पर लिख दिया सेकंड क्लास, तो इसको क्वालिफाई कर दिया। तो यहां तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि इस मैजिस्ट्रेट में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तो शामिल है ही नहीं। ये बात कर रहे हैं केवल सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की। और अब सबसेक्शन 6 देख लीजिए। सबसेक्शन 6 में ये शुरू हुआ, देखो क्या है सबसेक्शन 6 का, मैं ब्रीफ आपको बता देता हूं, डिटेल बाद में पढ़ाऊंगा। कि जो सबसेक्शन 1 है वहां ये बताया गया कि आप नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, तो वो जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा है ना, उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। तो सबसेक्शन 6 में ये कहा कि वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तुमको नहीं मिला सपोज, और सबसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट बैठता है फिर वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो आप उसके सामने भी पेश कर सकते हो। लेकिन ये मैजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, ट्रांजिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, यानी इस मैजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन कर दिया कि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा, इसमें ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट नहीं है। तो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो प्रॉब्लम बची अभी कहां, सबसेक्शन 3 की। अब देखो सबसेक्शन 7 देख लो आप।
सबसेक्शन 7 में कहा अ मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस shall record his reasons for so doing। सब सेक्शन 7 में कहा कि ऐसे मैजिस्ट्रेट, इस मैजिस्ट्रेट को फिर एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने कि इस मैजिस्ट्रेट में वो मैजिस्ट्रेट हैं जो पुलिस कस्टडी ऑथराइज कर रहे हैं। तो ये फिर से सब सेक्शन 3 पे जाके अटक जाएगा कि अगर सब सेक्शन 3 में दोनों हैं तो भाई यहां पे भी दोनों हैं, सब सेक्शन 3 में एक ही है मैजिस्ट्रेट तो यहां पे भी एक होगा। यहां पे तो फिर भी दोनों हो सकते हैं बिकॉज फर्स्ट 15 डेज के लिए तो पुलिस कस्टडी दे ही सकते हैं ना, नॉन ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट भी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी 7 दिन के लिए कोई भी कस्टडी दे सकते हैं, जो सब सेक्शन 6 में देखा हमने अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो बस ये कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी दे रहा हो वो अपने रीजंस रिकॉर्ड कर दे, तो ये मजिस्ट्रेट भी एक्सप्लेन्ड है। लेकिन सब सेक्शन 3 वाले मैजिस्ट्रेट साहब एक्सप्लेन्ड नहीं थे। यहां पे डाउट रह जाता है कि इसमें दोनों मैजिस्ट्रेट है या नहीं है और जरूरत क्यों पड़ रही है मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए आप मेरी उस बात को याद रखिएगा, सीआरपीसी में, बीएनएसएस में, किसी और लॉ में भी अगर मैजिस्ट्रेट वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया है, मजिस्ट्रेट वर्ड को क्वालिफाई नहीं किया है और वो एम्बिग्यूटी पैदा कर रहा है जैसे कि यहां पे कर दिया, उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस। और सीआरपीसी में भी सेम सेक्शन है, सेक्शन 3 सीआरपीसी, बट चेंजेज आ गए हैं उसमें कुछ। तो बीएनएसएस के लिए बीएनएसएस की सेक्शन 3 पढ़ेंगे, सीआरपीसी के लिए सीआरपीसी की सेक्शन 3 पढ़ेंगे। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं कि यहां बोर्ड पर मैं जो भी वर्ड्स लिखता हूं वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखता हूं, जिससे कि आप देख लें कि मैं बेयर एक्ट के हिसाब से ही बता रहा हूं या कुछ और बता। तो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सेक्शन 3। मैं आपको क्रक्स बता देता हूं, फिर मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ा के दिखाऊंगा और आप उससे मैच कर लेना कि मैंने सही बताया। यहां पर बताया गया कि जब जब मैजिस्ट्रेट आपको कहीं भी मिले किसी भी लॉ में विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, तो सबसे पहली बात कि सबसेक्शन 3 उन मैजिस्ट्रेट्स के लिए नहीं है जिनको क्वालिफाई करके कहीं लिखा गया है। तो क्वालिफाई करके लिखा गया है तो उसका मीनिंग वही निकलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सबसेक्शन 3 कहती है कि जब क्वालिफाई नहीं किया गया हो, क्वालिफाइंग वर्ड्स मैंने मजिस्ट्रेट के साथ यूज नहीं करे हो, मैंने मतलब लॉ ने वर्ड्स यूज नहीं किए हो क्वालिफाइंग वर्ड्स, तो मीनिंग क्या निकालोगे? तो वहां सबसेक्शन 3 कहता है कि पहली बात तो बेशक उनके साथ में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ना लिखा हो, तब भी आप केवल मैजिस्ट्रेट जो वर्ड लिखा है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, उसका मतलब होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जैसे कि सबसेक्शन 6 में मैंने बताया तो क्या लिखा हुआ था, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं हो सकते क्योंकि सबसेक्शन 3 इस पर एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज विद क्वालिफाइंग वर्ड्स यहां पे मैजिस्ट्रेट लिखा गया और क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 2 मैंने आपको बताया, वहां पे वर्ड्स लिखे थे मैजिस्ट्रेट बट हु हैज जुरिस्डिक्शन और हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। इट मींस वहां पे भी क्वालिफाइड मैजिस्ट्रेट जुडिशियल है या नहीं है, उसके लिए तो क्लियर हो गया सबसेक्शन 3 से कि वो जुडिशियल हुआ, क्योंकि वहां पे क्वालिफाइंग वर्ड्स जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो जुडिशियल होगा, ये तो क्लियर हो गया। बट कौन सा होगा, चाहे उसका जुरिडिक्शन है या नहीं है, विद क्वालिफिकेशन लिख दिया। सबसेक्शन 5 आपने पढ़ा तो वहां पर लिखा था सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, तो उसके आगे भी नहीं लिखा था कि वो जुडिशियल है या एग्जीक्यूटिव है। तो सबसेक्शन 3 कहती है कि अगर जुडिशियल वर्ड नहीं लिखा है वहां पर और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं जो साथ में वर्ड्स लिखे, इसका मतलब वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। और साथ के साथ ये भी कहा सबसेक्शन 3 ने
कि वो ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट होगा अगर उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो। जहां एक्सप्लेन कर दिया तो वही मैजिस्ट्रेट होगा, जैसे सबसेक्शन 2 में लिख दिया कि सबसेक्शन 2 वाला मैजिस्ट्रेट वो भी मैजिस्ट्रेट है जिसका ज्यूरिसडिक्शन है और जिसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं, दोनों है। लेकिन सबसेक्शन 3 में नहीं लिखा गया था, केवल मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा था और कहा था कि द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन बियॉन्ड 15 days in the custody, but the period shall not exceed 90 days or 60 days। तो क्वेश्चन था कि वो जो मैजिस्ट्रेट है वहां पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई थी, तो इसलिए सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगी। और सबसेक्शन 3 ने दो बात बताई कि एक तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा और दूसरा होगा ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 3 को अगर सबसेक्शन 3 ऑफ 187 BNSS के साथ साथ अगर आप पढ़ते हैं तो मीनिंग ये निकल कर आता है कि उस मैजिस्ट्रेट वर्ड में केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो उस केस को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन रखते होंगे वही शामिल हैं, नॉन जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट उसमें शामिल नहीं होंगे। देख लीजिए सेक्शन 3 की लैंग्वेज क्या कहती है। सेक्शन 3 ऑफ BNSS, हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, और रेफरेंस यहां पे मैजिस्ट्रेट है, ध्यान देना। सबसेक्शन 1 काम की है हमारी, वो देख लेते हैं। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स। उन्होंने लिख दिया कि किसी भी लॉ में आपको रेफरेंस मिलता है किसी भी मैजिस्ट्रेट का, बट उस मैजिस्ट्रेट का जो रेफरेंस मिला आपको वो विदाउट क्वालिफाइंग वर्ड्स था। विदाउट भी देख लो आप ध्यान से, ये लिखा है विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो देखो आगे क्या लिखा, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। देखिए यहां कोई वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रखा वो जुडिशियल है या एग्जीक्यूटिव है, केवल लिखा मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इन रिलेशन टू एनी एरिया। तो इनका रेफरेंस कैसे इनको आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये दोनों मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, बी कंस्ट्रूड एज ए रेफरेंस टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एज द केस में बी। अगर जहां पे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखा था उसका मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जहां पे मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा था विदाउट क्वालिफाइंग वर्ड्स मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। बट अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स इनके आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों कैसे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन द एरिया, मतलब जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट। अब सबसेक्शन 3 187 BNSS देख लीजिए, ये मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है विदाउट क्वालिफाइंग एनी वर्ड्स। यहां कोई ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे हैं जैसे कि सबसेक्शन 2 में लिखे थे, सबसेक्शन 6 में लिखे हैं, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं लिखे यहां। इट मींस पहली बात तो ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे, कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं होंगे, एंड एक्सरसाइजिंग jurisdiction for such area होंगे। इट मींस ये jurisdictional मैजिस्ट्रेट होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, जब यहां पर क्लियर हो गया कि ये बोथ नहीं है, यहां पर तो केवल एक है और वो है jurisdictional मैजिस्ट्रेट। इट मींस कि फर्स्ट 15 डेज की कस्टडी के बाद अगर एक्यूज ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया है जिसका उस केस को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन नहीं है, तो अब वो मैजिस्ट्रेट साहब कस्टडी एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो पुलिस की ड्यूटी हो गई अब कि फर्स्ट 15 डेज तो आप नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, चाहे वो जुरिसडिक्शन रखने वाले हो चाहे नहीं हो, आप उनके पास पेश कर दो। लेकिन फर्स्ट 15 डेज के बाद
जब भी आप पेश करेंगे उस एक्यूज को, तो केवल और केवल ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास ही पेश करें। तो वो जो केरला का पुलिस ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर दिल्ली का था लेकिन रहने वाला केरला का था, क्योंकि अपने पास के लिए उसने वहीं से अरेस्ट किया और वहीं भिजवाता रहा, वो 16वें दिन वहीं पेश कर दिया। अगर उन मजिस्ट्रेट साहब ने, जिनका जुडिक्शन नहीं था, 16वें दिन भी कह दिया ठीक है अब इसको फर्दर 15 डेज के लिए कस्टडी में भेज दो, वो इलीगल कस्टडी है। अब उस पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा कि भाई दिल्ली लेके आओ, जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करो। इसके पीछे का पर्पज ये था, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कहने का चाहे जुरिडिक्शन है या नहीं है, कि पुलिस ऑफिसर के एक्शन को मॉनिटर किया जा सके। जैसे कि आपने सेक्शन 57 सीआरपीसी या 58 बीएनएसएस पढ़ी हो, जिसका जिक्र यहां 187 बीएनएसएस में हुआ है। वहां यह कहा गया था कि 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में आप नहीं रख सकते, लेकिन इस 24 घंटे में जर्नी का टाइम इंक्लूड नहीं होगा, और जर्नी जहां से प्लेस ऑफ अरेस्ट से, जहां से मुलजिम को अरेस्ट किया वहां से लेकर और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट तक का टाइम। अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट ना होके वहां पे ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट होता, तो देखो किसी एक्यूज को अरेस्ट किया पुलिस ने, तो उसको जर्नी का टाइम, सपोज केरला से अरेस्ट किया और दिल्ली लाके पेश करना है, तो वो ट्रेन से लेके आ रहे हैं मुलजिम को, तो भाई 4 दिन लग जाएंगे उनको, तो 4 दिन का पीरियड तो एक्सक्लूड है उनके लिए, तो 4 दिन तो वैसे ही कस्टडी में रह गया उनके वो। अब उस 4 दिन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो अब वही जाने। तो ऐसी समस्या खड़ी ना हो, तो इस समस्या को, पुलिस के एक्शन को मॉनिटर करने के लिए कहा गया कि भाई ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट अगर दूर पड़ता है, 24 घंटे में आप ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश कर सकते, तो आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश करोगे। कंडीशन लगा दी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, जिससे कि वो जो टाइम पीरियड है जर्नी वाला, उसको मिसयूज ना कर सके पुलिस। तो उम्मीद करता हूं कि इस सबसेक्शन 3 वाले मैजिस्ट्रेट का जवाब मिल गया होगा आपको, और उसकी पावर्स सबसेक्शन 3 में किस किस की पावर है, बियॉन्ड 15 डेज कस्टडी भेजने की किस किस की पावर है, वो भी आपको समझ आ गई होंगी। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक यार जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको और मिलेंगी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं संजीव सिकरवार लीगल लैंप पर आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।